हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A right circular cone of base diameter 100 mm and height 200 mm is placed on the hemisphere of the same diameter. Calculate its center of gravity. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। देखिए ये था वो लेक्चर। ये लेक्चर अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। इसमें हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिट में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस बताए थे। अगर आपको वो सभी फार्मूलेस पता है तो आप कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, देखो सिर्फ क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है और हमें लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहां पे एक डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं एग्जाम में जिसमें डायग्राम दिया होता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स में डायग्राम नहीं दिया होता है। तो जहां पे डायग्राम नहीं दिया है वहां आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है और आपको डायग्राम बिल्कुल सही तरह से ड्रॉ करना है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करने में गलती किए तो समझ लो आपका प्रॉब्लम भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो सकता है, क्वेश्चन में देखो यहां पे दो सॉलिड दिए हैं। पहला सॉलिड दिया है अ राइट सर्कुलर कोन और दूसरा सॉलिड दिया है हेमिस्फीयर। जो कोन है उसका बेस डायमीटर 100 mm है और उसका हाइट 200 mm है। तो कोन किस तरह से रहेगा, देखो कोन जो सॉलिड है ये फिलहाल हम आपको रफ में बता रहे हैं, बाद में हम इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये है कोन, ये देखिए ऐसा कोन है। तो ये कोन का बेस डायमीटर कितना दिया है, ये दिया है 100 mm और इसका हाइट कितना दिया है, तो हाइट दिया है इसका 200 mm। ओके, और ये mm में दिया है यानी मिलीमीटर में दिया है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्म में दिया है आपको उसी फॉर्म में सॉल्व करना है। और दूसरा सॉलिड यहां पे दिया है हेमिस्फीयर और क्वेश्चन में लिखा है हेमिस्फीयर ऑफ द सेम डायमीटर। इसका मतलब जो ये कोन का जो सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है, यही डायमीटर जो हेमिस्फीयर है उसका भी रहेगा। तो हेमिस्फीयर यानी क्या, पूरा जो स्फीयर होता है उसका आधा स्फीयर यानी हेमिस्फीयर। तो अगर कुछ ड्रॉ करें, देखो फिलहाल ये हम आपको रफ में बता रहे, ये ऐसा, ये देखिए ये ऐसा हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर उतना ही है जितना कोन का बेस का डायमीटर है। तो ये भी 100 mm। और अब ये दो सॉलिड दिए हैं, ये कंफर्म है। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, कौन सा सॉलिड किसके ऊपर रखा है, तो क्वेश्चन में ये क्लियर कट लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ राइट सर्कुलर कोन इज प्लेस ऑन द हेमिस्फीयर। देखो क्या लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑन द हेमिस्फीयर। ये जो कोन है ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब अगर ये कंबाइन सॉलिड अगर ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये देखिए ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें नीचे ऐसा हेमिस्फीयर रहेगा। ठीक है, ये देखिए नीचे ऐसा हेमिस्फीयर और ऊपर इस तरह से ऐसा कोन रहेगा। ये देखिए इस तरह से, और ये ऐसा, देखो ये ऐसा कंबाइन सॉलिड ये ऐसा हो सकता है। और इसका कंप्लीट हाइट क्या हो जाएगा फिर, ये देखिए इसका कंप्लीट हाइट हो जाएगा, कोन का हाइट है 200। ओके, कोन का हाइट 200 और हेमिस्फीयर का हाइट दैट इज 100। सॉरी, हेमिस्फीयर का हाइट 100 नहीं, हेमिस्फीयर का डायमीटर देखो 100 है। तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस कितना रहेगा, इसका रेडियस 50 रहेगा। इसका मतलब इसका हाइट जो है देखो ऐसा जो है हाइट 50 रहेगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर के लिए रेडियस का यूज किया जाता है। तो रेडियस जो है वो यहां से लेके, देखो अगर आप ये सर्कल का ऊपर अगर आप सेंटर ले लें तो इसका डायमीटर 100 है तो रेडियस 50, इसका मतलब ये 50 है ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 50। देखो इसका मतलब अगर आपको डायग्राम अगर यहां ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा सॉलिड आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें नीचे हेमिस्फीयर रहेगा, ऊपर कोन रहेगा। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये 3 डायमेंशनल व्यू के हिसाब से हो गया। लेकिन अगर आपको 2 डायमेंशनल व्यू के हिसाब से अगर ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा बनेगा। आपको हेमिस्फीयर पहले ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा 2D व्यू, और उसके ऊपर ये ऐसा कोन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली ये डायग्राम बनेगा, ये कंफर्म हो गया। तो चलो इसका फेयर वर्क वहां पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, यहां पे हमने एक फेयर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसमें आप दो सॉलिड देख सकते हैं। पहला सॉलिड है नीचे का हेमिस्फीयर, इसका रेडियस है 50 mm और उसके ऊपर आपको एक कोन दिखाई दे रहा है। कोन का हाइट है 200 mm और इसका बेस हो जाएगा 100 mm। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कंबाइन सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन यह है कि आप यहां पे सभी सॉलिड्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप पहले जैसा कोन ले लिए, कोन का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किए, एक्स फाइंड आउट किए, वाई फाइंड आउट किए, वी एक्स एंड वी वाई फाइंड आउट किए,
ये कोन अलग से सॉल्व हो गया। देन आफ्टर आपने हेमिस्फीयर ले लिए, हेमिस्फीयर में भी आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किए, एक्स वाई वी एक्स वी वाई फाइंड आउट किए, वो हेमिस्फीयर अलग से सॉल्व हो गया। और फिर एट द लास्ट आपको क्या करना है, ये दोनों सॉलिड का जो कुछ भी आपने डाटा फाइंड आउट किए उसको एट द लास्ट सम करना है, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार मिल जाएगा। ये हो गया पहला मेथड। और दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड काफी आसान है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसी को, आप ये प्रॉब्लम को टेबल मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे हमने एक टेबल बनाया है, आप टेबल मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टेबल मेथड काफी आसान होता है। टेबल मेथड में आपको बार बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है वो डाटा यहां पे लिखना है और लास्ट में आपको सम करना है। आसानी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार मिल जाएगा। इसके पहले हमने सेंट्रॉइड के जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सभी प्रॉब्लम में हमने टेबल मेथड से ही आपको सॉल्व करा के दिए थे। टेबल मेथड से प्रॉब्लम एग्जाम में काफी जल्दी सॉल्व होता है, समय बचता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में टाइम। एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप टेबल मेथड से सॉल्व करो, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड बता रहे, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम आपको यहाँ टेबल मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहे। तो अगर इसको टेबल मेथड से सॉल्व करना है तो सॉल्व करते समय टेबल में क्या क्या लिखना है, देखो यहाँ पे इतने सारे हमने कॉलम बनाए हैं। तो टेबल में सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये हम यहां लिख लेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद आपको लिखना है यहां पे सॉलिड। सॉलिड लिखो या शेप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे सॉलिड लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो भी सॉलिड है वो आपको यहां ड्रॉ करना है। देन आपको यहां फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। देन नेक्स्ट कॉलम में आपको फाइंड आउट करना है एक्स, उसके बाद के कॉलम में फाइंड आउट करना है वाई। देन आपको यहां फाइंड आउट करना है वी एक्स और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है वी वाई। देखो इतने कॉलम्स रहेंगे। ये देखिए टेबल कुछ ऐसा बनता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो सॉलिड दिए हैं वो मिलीमीटर में दिए हैं या मीटर में दिए हैं या सेंटीमीटर में दिए हैं, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जो सॉलिड है वो मिलीमीटर में दिए हैं। अगर ये मिलीमीटर में है तो जो भी आप सॉल्व करोगे वो आपको मिलीमीटर में सॉल्व करना है। आपको जैसा हमने कहा कि यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम है वो मिलीमीटर यानी mm क्यूब में निकलेगा। ठीक है, जो x है वो mm में निकलेगा मिलीमीटर में, y जो है ये भी mm में निकलेगा, और जो Vx है वो mm⁴ में निकलेगा, और जो Vy है वो भी mm⁴ में निकलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये वॉल्यूम यानी V, तो V इंटू एक्स करेंगे तो Vx। ठीक है, तो यहां पे mm क्यूब इंटू mm कर रहे हैं तो mm⁴ हो गया। उसी तरह से ये वॉल्यूम का V इंटू वाई करेंगे तो Vy, तो यहां पे ये यूनिट को मल्टीप्लाई किए तो mm⁴ इस तरह से। तो समझ गए टेबल में क्या क्या लिखना है, ये आप समझ गए। और अब चलो ये टेबल में डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर में यहाँ पे हम 1 और 2 यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सॉलिड है तो 1 और 2। और ये दोनों सॉलिड जो है, अब हमें सॉलिड के जो कॉलम है उसमें आपको दोनों सॉलिड यहाँ पे शो करना है। तो चलो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। पहला सॉलिड क्या है, तो कोई भी पहले नंबर पे लो, जरूरी नहीं है कि हेमिस्फीयर आपको पहले लेना है या पहले आपको कोन लेना है, तो ये चॉइस आपका है। तो ये हम पहला सॉलिड यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये हमने ले लिए कोन। और दूसरा सॉलिड हम यहाँ पे शो करेंगे, ये हम ले लेंगे यहाँ पे हेमिस्फीयर। और यहाँ पे डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। अगर आपको डाटा लिखना है तो ये जो कोन है, ये कोन का बेस है दैट इज 100 mm का, और इसका जो हाइट है वो है 200 mm का। ठीक है, ऐसा अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस है दैट इज 50 mm का। आप चाहे तो यहाँ पे डायमीटर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करते आना चाहिए, उसके लिए आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। और अगर आपको वॉल्यूम का फार्मूला चाहिए तो जैसा हमने कहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फर्स्ट लेक्चर का जो वीडियो है वो आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें हमने सभी टाइप के फार्मूले जो है वो हमने उसमें बताए थे। तो कोन में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, तो कोन में हम आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास नहीं लिखा है तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो ये फार्मूला है कोन में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h, r यानी रेडियस, h यानी हाइट। ठीक है, और अगर आपको हेमिस्फीयर में चलना है तो हेमिस्फीयर में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। हम यहां पे लिख के बताते हैं 2/3 पाई r क्यूब। देखिए ये फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले से आप आसानी से
यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको ये ऐसा नहीं लिखना, ये सिर्फ हम आपको फार्मूले बता रहे, तो ये फार्मूले का यूज अब आपको करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसके पहले हमने सेंट्रॉइड के टाइम में भी आपको कहा था कि फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते समय सभी शेप्स का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला, देन एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने का फार्मूला, एक्स एंड वाई का पोजीशन, सेंट्रॉइड का पोजीशन, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वो भी हमने सेंट्रॉइड के फर्स्ट लेक्चर में सभी फार्मूलेज उसमें बताए थे, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब चलो हमने जैसा कहा वॉल्यूम, तो चलो यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कोन का रेडियस और कोन का हाइट क्या है, तो कोन का रेडियस है 50 और कोन का जो हाइट है वो है 200। देखो आपको जो h का वैल्यू यहाँ पे 200 लिखना है और r की जगह यहाँ पे 50 लिखना है। देखो आपको लिख के बताते हैं 1/3 पाई इंटू 50 स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम लिख लेंगे 200। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोन का जो बेस है, कोन का बेस यहाँ पे 100 है, लेकिन कोन का जो बेस है जैसा हमने कहा सर्कुलर होता है और वो सर्कुलर बेस का रेडियस 50 mm हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे r की जगह हमने 50 लिखे। और अगर आपको इसके थ्रू सॉल्व करना है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो हम यहाँ लिख के बताते हैं आपको 2/3 पाई आर क्यूब, आर यानी रेडियस, तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस है 50, बेस डायमीटर उसका डायमीटर 100, लेकिन जो रेडियस है वो 50, तो यहाँ पे 50 और इसका क्यूब इस तरह से। तो अब इसका जो कुछ भी आंसर है वो आपको सीधा यहाँ लिखना है, यहाँ आपको फार्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है और इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में पाई सिंबल अवेलेबल होता है, देखो यहाँ नीचे में कहीं पाई का सिंबल होता है, आप डायरेक्टली पाई का सिंबल का यूज करो और इसको कैलकुलेट करो और आंसर आप यहां लिखो। पाई की जगह 3.141 ऐसा अगर आप लिखोगे तो आंसर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसलिए जो पाई का सिंबल है वो कैलकुलेटर में होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ चुका है, ये काफी बड़ा आंसर है, तो जो भी आंसर है वो आपको यहां लिखना है। तो हम यहां लिख लेंगे 523598 पॉइंट यहाँ पे 775, देखो इतना बड़ा आंसर है। ओके, और अब सेकंड का जो वॉल्यूम है उसका आंसर आएगा, ये हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर भी काफी बड़ा है 261,799.387, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप देखो मिलीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं, मिलीमीटर में होने की वजह से काफी बड़े बड़े आंसर आते हैं। अगर यही अगर मीटर या सेंटीमीटर में होता तो जो है आंसर छोटे आते हैं, लेकिन ये मिलीमीटर होने की वजह से बड़े आते हैं। लेकिन आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मिलीमीटर को मीटर या सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करना है, जो फॉर्म में दिया है वही फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा ये लिखा है 523598 पॉइंट, आप अगर चाहे तो यहाँ पे आप पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पॉइंट को शिफ्ट किए तो यहाँ पे आप जैसे 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं या 10⁻5 या 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चॉइस आपका होता है। जैसे अगर हम इसको लिखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 5.235 इंटू 10⁵, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2.617 इंटू 10⁻, यहाँ पे भी ये 5, देखिए ऐसा आप लिख सकते हैं। हमने ये कैसा लिखे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसको 5 डिजिट हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए, तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट आ गया और 10⁵ लिख दिए। अगर आप 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 10⁴ लिखना है, अगर आपने 3 डिजिट शिफ्ट किए तो 10⁵ लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको डिसाइड करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको कह रहे हैं कि बड़ा वाला आंसर लिखो तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है, और अगर आपके कॉलेज में उसको शॉर्ट करके 10⁻³ या 10⁻4 के फॉर्म में अगर लिखने के लिए कह रहे हैं तो फिर आपको ये ऐसा लिखना है, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया है, आप चाहे तो ये आंसर एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं 10⁻3 10⁻4 5 वाला इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली ये हमने क्या फाइंड आउट किए, वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अब हमें ये एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई जो स्टूडेंट को फाइंड आउट करना आता है वो काफी आसानी से कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसके पहले हमने सेंट्रॉइड में भी वही कहे थे,
और हमने बताए थे कि सेंट्रॉइड में कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है तो 3 रूल्स हमने बताए थे, वही 3 रूल्स हमें यहां भी फॉलो करना है, वही सेम रूल्स है, आपको रूल में कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन अगर आपको यहां एक्स और वाई फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यहां पे आपको रेफरेंस एक्सिस शो करना पड़ेगा। देखो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम तो हमने बनाया लेकिन रेफरेंस एक्सिस अभी तक हमने शो नहीं किया है, क्योंकि जो भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस फाइंड आउट करना होता है। तो चलो यहां पे सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने रेफरेंस एक्सिस यानी एक्स वाई एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर लिया है और अब इसी के रिस्पेक्ट में हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो चलो ये एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण का एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। तो कोण का एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जैसा हमने कहा आपको रूल्स पता होना चाहिए। हमने आपको 3 रूल्स की बात की थी जो हमने इसके पहले सेंट्रॉइड में बताए थे, वही 3 रूल्स हम यहां पे भी फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो अभी हम जो बताएंगे रूल्स वो आप अच्छे से समझ लो और वो रूल्स आप यहां पे अप्लाई करो। उसमें रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलो यहां पे हम अगर रूल्स अप्लाई करें, हमें क्या करना है, कोण का, ये जो कोण है कोण का एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो रूल नंबर 1 है कि लोकेट द सेंट्रॉइड। सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड शो करना है। तो ये कोण में सेंट्रॉइड कहां होता है, सेंट्रॉइड का पोजीशन कहां होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोण में सेंटर का जो पोजीशन है वो एक्सिस के ऊपर होता है, बेस से थोड़ा सा ऊपर, एक्सिस के ऊपर, बेस से थोड़ा सा ऊपर। तो ये देखिए ये कोण है, कोण का एक्सिस है। तो एक्सिस में ये देखिए बेस से ये बेस है, तो बेस से थोड़ा सा ऊपर आप यहां पे सेंटर उसका शो करो। तो ये देखिए ये हमने उसका सेंटर शो किए, कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हमने शो किए। तो ये है रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर, लोकेट द सेंट्रॉइड। तो ये हमने शो किए, रूल नंबर 1 हो गया। और अब रूल नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 ये है कि अब आपको क्या करना है, ये सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। हमने रूल नंबर 1 के थ्रू क्या किए, पहले सेंटर शो किए। रूल नंबर 2 के थ्रू अब हमने 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये देखिए, ठीक है, सेंटर से पूरा नीचे तक, देखो एक्स एक्सिस नीचे तक है। हमने जैसा कहा कि जहां पे भी एक्स और वाई एक्सिस है वहां तक आपको लाइंस ड्रॉ करना है। तो एक हमने लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 2। और अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आसान है। रूल नंबर 3 ये है कि जो आपने 2 लाइंस ड्रॉ किए थे उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने ड्रॉ किए वही है एक्स डिस्टेंस और जो वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ किए वो है वाई डिस्टेंस। समझ गए क्या कहा, जो आपने 2 लाइंस ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किए वो है एक्स डिस्टेंस और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की वो है वाई डिस्टेंस। बस आपको ये एक्स और वाई फाइंड आउट करके यहां पे लिखना है, ठीक है। तो चलो अब ये हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे और एक्स फाइंड आउट करना सबसे आसान है। एक्स फाइंड आउट करना आसान इसलिए है क्योंकि ये जो एक्स है वो ये कोण का जो बेस है उसका रेडियस हो जाएगा। देखो ये जो कोण है, कोण का जो बेस है वो सर्कुलर बेस है। इसका मतलब ये कंप्लीट जो है जो बेस है वो एक डायमीटर है जो सर्कुलर रहेगा, सर्कल का डायमीटर। इसका मतलब कोण का बेस कितना है, कोण का बेस है 100, कोण का बेस 100 mm है। क्वेश्चन में भी दिया है कोण का बेस 100 mm। तो अगर ये कोण का बेस 100 mm है तो इसका हाफ, देखो एक्सिस जो है वो हमेशा मिडल में होती है, तो इसका हाफ कितना 50। तो हमें x जो है वो 50 हो जाएगा जो कि उसका रेडियस है, x जो है वो रेडियस हो जाएगा, दैट इज 50। तो जाहिर सी बात है ये हम यहां पे लिख लेंगे x कितना 50। वैसे जब हमने कोण का जब फार्मूला लिख के दिए थे, देखो कोण का फार्मूला जो हमने लिखा के दिए थे वो क्या लिखा के दिए थे जरा बताते हैं। हमने ये आपको बताए थे कि कोण का जो सेंटर है वो एक्सिस के ऊपर होता है, बेस से थोड़ा सा ऊपर। तो ये एक्सिस के ऊपर हम यहाँ पे सेंटर शो करेंगे, ये सेंटर है और ये हमने आपको कहा था कि ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस होता है, ठीक है। और हमने ये कहा था कि ये बेस से हाइट बाय 4 के डिस्टेंस पर होता है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये कोण के ऊपर एक्सिस में बेस से हाइट बाय 4 के डिस्टेंस पर होता है और ये जो है ये डिस्टेंस रेडियस होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हमने x फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द रेडियस, ठीक है। कोण का जो रेडियस है वो 50 है तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए और ये मिलीमीटर में है तो आपको मिलीमीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमने ऊपर लिख लिए है। और अब हमें y फाइंड आउट करना है। ये कोण का अगर y फाइंड आउट करना है तो जैसा हमने कहा ये आपको हाइट बाय 4 का यूज करके मिलने वाला है। तो कोण में जैसा हमने कहा कि सेंटर जो है वो बेस से थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन ये कितना ऊपर होता है, तो ये हाइट बाय 4 के डिस्टेंस पर होता है, हाइट बाय 4। इसका मतलब ये है कि यहां से लेके देखो ये जो बेस है यहां से लेके ये G
तक का लेंथ, ये देखो इतना लेंथ है, हाइट बाय 4, हाइट कितना है 200, हाइट बाय 4 यानी 200 बाय 4 यानी कितना 50। इसका मतलब जो है वो यहां से लेके यहां तक इतना लेंथ 50 है। अगर ये 50 है तो नीचे का भी 50 है, देखो नीचे का भी 50 है, तो कंप्लीट y कितना हो जाएगा, कंप्लीट y यहां से लेके यहां तक 50 प्लस यहां से लेके यहां तक 50, देखो यहां लिख के देते हैं ये 50 प्लस ये 50, तो ये कंप्लीट कितना, कंप्लीट हो जाएगा 100। इसका मतलब ये कोण का y हमें मिल गया 100, तो हम यहां लिख लेंगे 100 mm। तो इस तरह से ये हमने कोण का x और y फाइंड आउट कर लिए। x फाइंड आउट करने के लिए रेडियस और y फाइंड आउट करने के लिए हाइट बाय 4 प्लस 50, हाइट बाय 4 प्लस 50 यानी 50 प्लस 50, तो ये हो गया 100। इस तरह से कोण को हमने कोण का x और y मिल गया। और अब हेमिस्फीयर का x और y फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हेमिस्फीयर का x और y फाइंड आउट करने के लिए हेमिस्फीयर में जो हमने रूल्स अभी जो 3 रूल्स कोण में अप्लाई किए थे वही रूल्स हम यहाँ पे हेमिस्फीयर में भी अप्लाई करेंगे। तो हेमिस्फीयर में अगर आपको रूल नंबर 1 अप्लाई करना है तो हेमिस्फीयर में सेंटर हमेशा डायमीटर से थोड़ा सा अंदर होता है। तो ये जो डायमीटर है ये डायमीटर के अंदर रहता है। तो चलो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये आपको समझाने के लिए अभी ये हम मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। ठीक है, हेमिस्फीयर को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए ये डायमीटर के थोड़ा सा अंदर, डायमीटर का सेंटर ले लो और उसके अंदर ये हम यहाँ पे ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट शो किया है। ये देखो हमने इसको कहा पॉइंट G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया। और अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है कि अब आपको यहां से 2 लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो यहां से एक लाइन ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, बस आपको दूसरा लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो ये हम यहां ड्रॉ करेंगे दूसरा लाइन। ये देखिए ये है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस और यहां पे हम एरो हेड दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए ये हमने पहले सेंटर शो किए और सेंटर से हमने 2 लाइंस ड्रॉ किए, एक लाइन x एक्सिस पे एक लाइन y एक्सिस पे। ठीक है, और अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि जो आपने 2 लाइंस ड्रॉ किए थे उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x डिस्टेंस और जो वर्टिकल लाइन है वो है y डिस्टेंस। इस तरह से फाइनली हमने रूल नंबर 1, 2, 3 यहां अप्लाई कर लिए और अब बस हमें ये x और y यहां पे फाइंड आउट करके लिखना है। तो x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा उसका रेडियस, क्योंकि जैसा हमने कहा था ये हेमिस्फीयर में यहाँ पे रेडियस 50 mm दिया है। इसका मतलब ये देखिए इस तरह से ये ऐसा 50 mm ऐसा है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है x वो हमें रेडियस से मिलना तय है। ठीक है, इस तरह से ऐसा ये हेमिस्फीयर है और इसका रेडियस कितना है 50, तो x हो जाएगा उसका 50 इस तरह से। ठीक है, उसका रेडियस, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे कितना 50। और वैसे भी ये सिमेट्रिकल है। देखो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें एक आसान बात आपको बताते हैं, ये जो शेप है ये पूरा सिमेट्रिकल है। अगर आप ये पूरे शेप को बीच में से अगर आप कट कर लेंगे तो इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आएगा, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल शेप में आसान बात ये होती है कि सिमेट्रिकल शेप में जो सेंटर है वो पूरे के पूरे सॉलिड का, जितने भी उसमें सॉलिड से सभी सॉलिड का जो सेंटर है वो एक ही वर्टिकल लाइन में आता है। देखो ये जो एक्सिस हमने जो ड्रॉ किए थे यही एक्सिस के ऊपर ये कोन का सेंटर भी है और यही एक्सिस को हमने नीचे एक्सटेंड किए, तो ये हेमिस्फीयर का सेंटर भी वही लाइन पे है। एक ही लाइन में आपको दोनों का सेंटर मिल जाएगा। इससे फायदा ये हुआ कि कोन का जो x रहेगा, जितना कोन का x रहेगा उतना ही हेमिस्फीयर का भी x रहेगा। इसका x 50 था तो इसका भी x 50, क्योंकि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर है। तो यहां से लेके इतना ये x है, तो यहां से लेके इतना भी ये x है। तो दोनों का जो x है वो रेडियस है और दोनों का रेडियस कॉमन है जो कि है 50, क्योंकि दोनों का बेस भी कॉमन है। ओके, तो इस तरह से फाइनली हमने कोन और हेमिस्फीयर का x यहां पे आपको बता दिए। और अब y की बारी। देखो कोन का y तो हमने बता दिए थे 100, लेकिन हेमिस्फीयर का y कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हेमिस्फीयर में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमने क्या बताए थे, देखो हेमिस्फीयर में फार्मूला ये बताए थे। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो आप तुरंत लिख के रखो। देखो फार्मूला ये था कि हेमिस्फीयर में डायमीटर के मिड पॉइंट के अंदर में यहाँ पे सेंटर होता है और ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये डिस्टेंस होता है 3r/8। ये डिस्टेंस होता है 3r/8 का, ये डिस्टेंस होता है डायमीटर से अंदर। ये डायमीटर का मिड पॉइंट, इसके अंदर में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। तो ये पॉइंट कितना अंदर होता है, तो ये 3r/8 इतना डिस्टेंस अंदर होता है। इसका मतलब अगर ये रूल अगर यहां अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये डायमीटर का सेंटर और इसके अंदर में, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, देखो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखो ये जो डिस्टेंस है, हमने ये इतना डिस्टेंस डार्क किए हैं, तो जो डिस्टेंस हमने डार्क किए हैं वो डिस्टेंस है 3r/8। इतना डिस्टेंस 3r/8 है, सिर्फ इतना डिस्टेंस।
तो इतना डिस्टेंस 3r/8 है, लेकिन ये y नहीं है ना। ये जो हमने डिस्टेंस 3r/8 किया है, ये डिस्टेंस देखो, इतना डिस्टेंस, ये देखिए यहां पे हम इसको भी डार्क कर लेते हैं। देखिए इतना डिस्टेंस 3r/8 होता है, इतना, तो ये 3r/8 है, लेकिन ये हमारा y नहीं है। हमें जो y फाइंड आउट करना है वो ये सेंटर से नीचे का डिस्टेंस है। देखो ये सेंटर है और इसके नीचे का डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हाइट उसका 50 है, टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट 50 है, टोटल 50 में से ये डिस्टेंस को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। इसका मतलब हम ऐसा करने वाले हैं, 50 माइनस 3r/8 ऐसा करने वाले हैं। इसका r कितना है, तो इसका r यानी रेडियस है 50, तो अगर आप यहां पे पुट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा 50 माइनस 3 इंटू 50/8 कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 31.25। ठीक है, ऐसा, इसका मतलब y हो जाएगा 31.25, यानी यहां से लेके इतना डिस्टेंस 31.25, तो वो हम यहां लिख लेंगे 31.25। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ यही पे कंफ्यूज होते हैं हेमिस्फीयर में कि कौन सा डिस्टेंस सबट्रैक्ट करना है। तो जैसा हमने कहा कि ये डिस्टेंस देखो, हम इसको फिर से डार्क करके बताते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये 3r/8 है, इतना डिस्टेंस 3r/8 है, लेकिन आपको ये फाइंड आउट नहीं करना है, आपको यहां से लेके नीचे का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि y है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, टोटल जो डिस्टेंस है हाइट 50, टोटल 50 में से हमने ये डिस्टेंस को सबट्रैक्ट किए तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, वही हमने फाइंड आउट किए 31.25, ये हमने यहां लिख लिए। उम्मीद करते हैं कि ये x और y आपको समझ में आया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आपको x और y आ गया तो आगे जो है वो सॉल्व करना आसान है। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। आगे क्या करना है, अब आपको vx और vy फाइंड आउट करना है, जो कि काफी आसान पार्ट है। तो vx और vy फाइंड आउट करते समय आपको जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। ये v इंटू एक्स करो तो vx मिलता है, v इंटू वाई करो तो vy मिलता है। यहां पे भी आपको वही करना है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो आपको यहां लिखना है। तो ये देखिए मल्टीप्लीकेशन का जो कुछ भी रिजल्ट है वो हमने यहां लिखा है। ठीक है, यहां पे v इंटू एक्स किए, इसका मतलब ये 523598.775 इंटू 50 किए तो ये आंसर आया है। ये काफी बड़ा आंसर है। और यहां पे इसको इंटू 100 किए तो ये आंसर आया है, ये भी काफी बड़ा आंसर है। तो अगर आप चाहें तो इतना बड़ा आंसर आप लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके इंटू 10⁻356 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए यहां पे उसको नीचे हमने यहां पे इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में शिफ्ट किया है। यहां पे हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में 6 डिजिट शिफ्ट किया है। जब आप इसको 6 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 26.179 इंटू 10⁻⁶। यहां पे भी ये डेसिमल पॉइंट को हमने 6 डिजिट शिफ्ट किया है तो ये आया है 52.359 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, आप चाहे तो इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में लिखने के लिए कह रहे हैं तो ही आपको ऐसा करना है, नहीं तो आपको ये ऐसा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ता है। ये देखिए यहां पे भी हमने वही किए, v इंटू एक्स किए तो vx आया, ये काफी बड़ा था, इसको हमने इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में लिखे। ठीक है, यहां पे भी हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड में 6 डिजिट शिफ्ट किए हैं और v इंटू वाई किए तो ये आंसर आया है। यहां पे हमने पॉइंट को 5 डिजिट शिफ्ट किया है, इसलिए इंटू 10⁻⁵ है। कितना डिजिट शिफ्ट करना है ये चॉइस आपका है, 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 या 7, कितना डिजिट तक आपको शिफ्ट करना है ये चॉइस आपका होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल जो आंसर है वो एक ही आता है। ठीक है, और अगर आपने शिफ्ट नहीं किए, अगर आपने ये इतना बड़ा आंसर लेके सॉल्व किए तो भी चलता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हल्का सा 19-20 का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिए, लेकिन टेबल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे कोन और हेमिस्फीयर को इंडिविजुअली यहाँ पे टेबल के थ्रू तो सॉल्व किया है, लेकिन अब हमें समेशन करना है। तो समेशन किस किस का करना है, तो आपको वॉल्यूम का समेशन और vx और vy का समेशन करना है। तो चलो ये समेशन कर लेते हैं। समेशन मतलब ये दोनों का एडिशन, ये देखो ये दोनों को ऐड करो, जो कुछ भी रिजल्ट है यहाँ ऐसा नीचे लिखना है, और vx का एडिशन यहाँ और vy का एडिशन यहाँ। तो ये देखिए हमने समेशन कर लिया है, ये दोनों वॉल्यूम का हमने समेशन किया है तो ये आंसर आया है। यहाँ पे vx का समेशन कर लिए तो ये आंसर आया है, vy का समेशन किया है तो ये आंसर आया है। और ये हमने बड़े बड़े फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे आप इसको चाहे तो इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखिए टेबल तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार और y बार फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फार्मूला देखो क्या रहेगा, तो x बार फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला, फाइनल जो x बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो फार्मूला ऐसा है, दैट इज समेशन ऑफ vx
बाय समेशन ऑफ वी, देखो ऐसा करना है, समेशन ऑफ वी एक्स बाय समेशन ऑफ वी, और वाई बार फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा समेशन ऑफ वी वाई बाय समेशन ऑफ वी, ऐसा, ठीक है। तो चलो यहां पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। समेशन ऑफ वी एक्स, ये देखिए वी एक्स का समेशन आपने किए थे, तो ये हम यहां लिख लेंगे न्यूमरेटर में 392699081, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है दैट इज 7853981.162, इसके थ्रू हमें एक्स बार मिल जाएगा। और वाई बार की अगर बात करें तो हम यहां लिख लेंगे 60541108.34, ये न्यूमरेटर में समेशन ऑफ वी वाई, और समेशन ऑफ वी है 7853981.162, इससे हमें वाई बार मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने सभी वैल्यूज यहां पुटअप कर लिए हैं। समेशन ऑफ वी एक्स, ये देखिए वी एक्स का समेशन ये यहां आया, और समेशन ऑफ वी वाई का समेशन वो यहां आया, ठीक है। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जो कि समेशन ऑफ वॉल्यूम है। और अब इसके थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स बार का आंसर आ जाएगा 50 mm, तो हम यहां लिख लेंगे 50 mm, और वाई बार का आंसर आ जाएगा दैट इज 77.083, हम यहां लिख लेंगे 77.083 mm। और अब हम यहां लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसको हम G से शो करेंगे, इज इक्वल टू दैट इज एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो G इज इक्वल टू, तो ये हम लिख लेंगे 50, 77.083, तो इस तरह से ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे लिख लिए। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, वो ये, अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो देखो जो x दोनों का है, देखो यहां पे x इसका 50 है, इसका भी x 50 है, दोनों का x जो है वही x बार आया है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे नोट करने वाली बात है। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, अगर सभी सॉलिड का अगर x सेम है तो x बार भी वही आएगा, और अगर सभी सॉलिड का y सेम है तो y बार भी वही आएगा, ठीक है। फिलहाल यहां पे सॉलिड का x सेम है, देखो दोनों सॉलिड का x सेम है तो x बार भी वही आया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, ये रूल अगर आपको पता है तो इससे फायदा ये होगा कि ये जो हमने टेबल बनाया है, ये टेबल में इतने सारे कॉलम आपको शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसमें से 2 कॉलम हटा दिए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से 2 कॉलम, अगर आपने यहां पे x और vx का कॉलम अगर आपने हटा दिए, ये देखो x का कॉलम ये हमने हटा दिए, vx का कॉलम भी हमने हटा दिए, तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या करना है, ये सीरियल नंबर, ये सॉलिड, देन ये वॉल्यूम, देन ये y और vy, बस आपको इतना कॉलम शो करना है, इतना कैलकुलेशन करना है। x और vx का कैलकुलेशन करने का टाइम आपका बच जाएगा, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने x का कॉलम नहीं लिखे, vx का कॉलम नहीं लिखे तो भी चलता। एट द लास्ट आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू 50 mm, और उसके नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि यही से हमें पता चल रहा है कि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही वर्टिकल लाइन में है, तो जो कोन का x रहेगा वही हेमिस्फीयर का x रहेगा, दोनों का x सेम रहेगा तो x बार भी वही रहेगा। ये आप डायग्राम ड्रॉ करते ही समझ जाओगे, आपको वो टेबल के थ्रू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आप यही से समझ सकते हैं कि दोनों का x सेम है तो ऐसे में x बार भी वही आएगा। दोनों का x 50 है तो डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू 50 ड्यू टू सिमेट्री। बस आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना है, दिस इज ड्यू टू सिमेट्री, और सिर्फ आपको y बार के लिए कैलकुलेशन करना है। जो यहां पे समेशन ऑफ वॉल्यूम और समेशन ऑफ वी जो आप फाइंड आउट करोगे उसके थ्रू आपको इस तरह का कैलकुलेशन करना है, आपको y बार मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप तरीका यूज कर सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 1। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।